रात का दूसरा पहर था जब वो तेज तेज कदमों से चलती रेलवे स्टेशन पर आई, जहां मामूल से कम रश था। इसने नजर घुमाकर पूरे स्टेशन का जायजा लिया, जहां कुछ लोग अपने प्यारों को अलविदा कह रहे थे और कुछ अपनों की वापसी पर खुशी मना रहे थे। लेकिन इसकी नजरें जिसे ढूंढ रही थीं, वो अभी तक इसे नजर नहीं आया था। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि इसकी नजर इस पर पड़ी, जो मसरूफ अंदाज में इधर उधर देख रहा था। शायद वो इसका ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज से पहले इसने बस तस्वीर की हद तक ही इसे देखा था और इस वक्त वो इसके सामने था। इसे देखते ही वो फौरन इसकी तरफ लपकी। हाइम, मुनाहिल ने डरते डरते इसे पुकारा। हाइम ने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा, जो खुद को बज़ाहिर बड़ी चादर में छुपाई खड़ी थी। इसके चादर लेने के अंदाज से कोई भी समझ सकता था कि आज से पहले इसने कभी बड़ी चादर नहीं ली। शुक्र है तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अगर तुम कुछ और देर नहीं आती तो मैं चला जाता, क्योंकि मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। वह इसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से बोला, और मुनाहिल के चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। तुम नहीं जानते मेरे लिए घर से भागने का फैसला करना कितना मुश्किल था। मामा बाबा पर पता नहीं क्या बीतेगी। वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, हर चीज की आज़ादी दे रखी थी उन्होंने मुझे, और मैंने। मुनाहिल ने बात अधूरी छोड़ दी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब इन बातों का क्या फायदा। मुनाहिल, मेरी जान, मैं समझ सकता हूँ कि किसी लड़की के लिए अपने घर वालों को ऐसे छोड़कर आना कितना मुश्किल है। अगर मेरे घर वाले मान जाते तो मैं तुम्हें इस तरह घर से भागने का कभी ना कहता। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ पैसे और ज्वेलरी लाई हो? हाँ, घर में जितना कैश और ज्वेलरी पड़ी थी मैं सब ले आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। लाओ जल्दी से मुझे पकड़ा दो, तुमसे कहीं कोई छीन कर ना ले जाए। हाइम बज़ाहिर फक्रमंदी से बोला। इसकी बात पर मुनाहिल ने इस बात में सर हिलाया और फौरन बैग की जिप खोलकर एक छोटी सी पोटली हाइम के हाथ में थमाई, जो इसने तेजी से अपने छोटे से बैग में रख ली। अच्छा तुम अब यहाँ बैठो, मैं ट्रेन की टिकट्स लेकर आता हूँ। हाइम ने सामने पड़े बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हें मुझसे पहले टिकट्स लेकर रखनी चाहिए थी हाइम, और मैं यहाँ अकेली नहीं बैठूंगी, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अपनी चादर ठीक करती मुनाहिल संजीदगी से बोली। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? क्या फजूल बात कर रही हो? मैं तुम्हें साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ? अगर किसी ने तुम्हारे बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाइम का कुछ देर पहले वाला अंदाज अब बिल्कुल बदल चुका था। लेकिन हाइम, मैं यहाँ, इससे पहले वो कुछ कहती हाइम ने इसकी बात काटी। मेरी जान, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं यूं गया और यूं आया, कहते हुए जाने लगा। हाइम इसे जाता देखकर मुनाहिल ने आवाज दी। हाइम ने मुड़कर इसे देखा। जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाइम ने इस बात में सर हिलाया और बड़े बड़े डग भरता इसकी आंखों से ओझल हो गया। मुनाहिल अपना सामान बेंच पर रखती खामोशी से बैठकर हाइम का इंतजार करने लगी। दिल बार बार चीख कर कह रहा था कि मुनाहिल, तुमने घर से भागकर अच्छा नहीं किया। सिर्फ 4 दिन की मोहब्बत के लिए अपने मामा बाबा की मोहब्बत को खाक में मिला दिया। लेकिन वो फिलहाल किसी की भी नहीं सुनना चाहती थी, शायद अपने दिल की भी नहीं। क्या हो गया है जहांगीर? ऐसे मत रो यार, मुझे यकीन है वो वापस आ जाएगी, हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। दानियाल साहब जहांगीर को हौसला दे रहे थे, जो मुनाहिल के घर से जाने की खबर सुनते ही अपने होश खो बैठे थे और मुसलसल रो रहे थे। दानियाल, वो मेरे मुंह पर कालक थोप गई है और तुम कह रहे हो मैं ना रोऊं? मैंने इसकी हर ख्वाहिश इसलिए पूरी की थी कि वो मेरी इज्जत को यूं रौंद कर चली जाए। बोलते हुए वो फिर से रो दिए थे। मैं जानता हूँ हर बाप के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है कि इसकी बेटी रात के अंधेरे में किसी के साथ भाग जाए। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे फोन करके बुला लिया। तो क्या करता, तुम्हारे अलावा मेरा इस शहर में है ही कौन? मुझे तो जैसे तुम्हारी भाभी ने बताया कि मुनाहिल घर पर नहीं है, तो मैंने फौरन तुम्हें फोन किया। तुम फिक्र मत करो, मैंने अरहम को फोन कर दिया है, वो ड्यूटी पर ही है। वो कह रहा था कि अगर तो वो शहर से बाहर नहीं गई तो इसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। बस दुआ करो इसकी इज्जत महफूज हो। जहांगीर, जहांगीर! फरहत बेगम टीवी लाउंज में आते ही इन्हें जोर जोर से आवाजें देने लगी। अब क्या हुआ है, ऐसे क्यों चीख रही हो? जहांगीर साहब ने सख्ती से पूछा। मुनाहिल घर का सारा जेवर और पैसे भी साथ ले गई है। फरहत बेगम इनके करीब आते हुए बोली। या मेरे खुदा, क्या मेरी इज्जत का जनाजा निकलना कम था कि अब वो सब कुछ उठा कर ले गई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ऐसी तरबियत की है। इसके कहते हुए फरहत को मारने के लिए आगे बढ़े। इससे पहले जहांगीर फरहत बेगम पर हाथ उठाते, दानियाल साहब ने आगे बढ़कर इनको रोका। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इन सब में भाभी का क्या कसूर है? तहम्मुल से काम लो, इस तरह गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह से दुआ करो कि वो बस खैरियत से घर आ जाए। दानियाल साहब ने इन्हें सोफे पर वापस बिठाते हुए कहा। तुम दोबारा फोन करो और हमको पूछो कहीं मिली। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो रात को खत्म होने से पहले घर ना आई तो कभी इस घर में कदम ना रखे, और अरहम इसे गोली मार दे। इंशाल्लाह वो घर आ जाएगी, तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो और इस तरह की बातें मत करो। देखो भाभी ने भी रो रो कर अपना क्या हाल बना लिया है।
जहांगीर साहब ने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से सर झुकाकर बैठ गए। पिछले 3 घंटे से वो हाइम का इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं आया था। हाइम के जाने के बाद कराची के लिए 2 से ज्यादा ट्रेन जा चुकी थीं, पर वो नहीं आया। सुबह होने में अब सिर्फ 2-3 घंटे ही रह गए थे। स्टेशन पर आवाम का रश तकरीबन न होने के बराबर था। मुनाहिल का खौफ से बुरा हाल था, लेकिन अब इसके पास बेंच से उठने के अलावा कोई और चारा नहीं था। छोटे छोटे कदम उठाते टिकट घर की तरफ बढ़ी। साथ साथ वो हाइम को कॉल्स भी कर रही थी, लेकिन इसका फोन मुसलसल ऑफ जा रहा था। वो टिकट वाली साइड पर इसे देखने आई, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ चंद लोग ही खड़े टिकट खरीद रहे थे। बेटा, आपने कहाँ जाना है? एक बुजुर्ग कुली मुनाहिल के करीब आकर बोला। इसकी आवाज पर मुनाहिल एकदम डर सी गई, लेकिन बज़ाहिर हिम्मत करते हुए बोली, कराची जा रही हूँ। बेटा, पिछले 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ और कराची के लिए तो 2 ट्रेन भी जा चुकी हैं। तुमने किस वाली ट्रेन पर जाना है? इनका लहजा मोहब्बत भरा था। आपसे मतलब? मुनाहिर की नजरें बस हाइम को ढूंढ रही थीं, जो इसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। तुम मेरी बेटी जैसी हो, रात को इस तरह स्टेशन पर खड़ा होना ठीक नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। और तुम हो भी अकेली। इनका अंदाज अभी भी नरम था। इनकी बात पर मुनाहिल के असाब ढीले पड़ गए और आंसुओं की लड़ी इसकी आंख से टूटकर इसके रुखसार पर गिरी। मैंने जिसके साथ जाना था वो शायद मुझे छोड़ गया है। वो कहीं नहीं मिल रहा। मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। मुनाहिर सिसक कर बोली। आहिस्ता, कोई सुन लेगा। कौन था वो? क्या तुम घर से भाग कर आई हो? इन्होंने संजीदगी से पूछा। इनके सवाल पर मुनाहिर चौंकी और बिना कुछ कहे वहां से बाहर की तरफ भागी। इसे डर था कि कहीं वो इसको जबरदस्ती पकड़कर वापस घर न छोड़ आए, क्योंकि अब वो घर नहीं जाना चाहती थी और वो बुजुर्ग कुल्ली इसे पीछे से आवाजें देता रह गया। वो रेलवे स्टेशन से तेज रफ्तारी से चलकर सड़क पर आ चुकी थी। मुनाहिल ने सड़क पर नजर दौड़ाई, जहां ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। सुनसान सड़क पर चलना इसे अजाब लग रहा था। कहाँ हो तुम हाइम? प्लीज आ जाओ, मैं थक गई हूँ तुम्हें ढूंढते हुए। हाइम, अगर तुमने मुझसे पैसे ही लेने थे तो वैसे ही कह देते। क्यों मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए? मैं कहाँ जाऊं? अब तो घर भी नहीं जा सकती, लेकिन अब मेरे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगा दी। सब कुछ बर्बाद हो गया। हलक के बल चिल्लाते हुए वो सड़क के दरमियान में आ खड़ी हुई थी। अभी वो एक पल के लिए रुकी ही थी। एक तेज रफ्तार गाड़ी इससे टकराई, जिससे मुनाहिल का फोन उछलकर कहीं दूर जा गिरा और मुनाहिल वहीं गिर गई। गाड़ी से निकलते ही वो फौरन इसकी तरफ लपका। आप ठीक हैं? अंधेरा होने की वजह से वो मुनाहिल का चेहरा नहीं देख पाया था। इससे पहले कि मुनाहिल की आंखें बंद होती, वो इसकी आवाज पर चौंकी। वो इस आवाज को कैसे भूल सकती थी? वो और कोई नहीं, अरहम ही था। मुनाहिल ने फौरन अपनी चादर से मुंह छुपाया, लेकिन कमर पर चोट लगने की वजह से इसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी, या शायद वो इसके सामने बोलना नहीं चाहती थी। आप प्लीज कोई जवाब दें। ये तो शुक्र है कि मैंने वक्त पर ब्रेक लगा ली, वरना तो। बोलते हुए अरहम ने इसे अपनी गोद में उठा लिया। मुनाहिल इसके एकदम उठाने से डर गई थी। अरहम ने एक हाथ से गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और इसे अंदर बिठाया और जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली। ये लें, पहले आप पानी पिए। अरहम ने इसे पानी की बोतल थमाते हुए कहा। गाड़ी में लाइट ऑन होने की वजह से अब वो अरहम को देख सकती थी, जो पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस था। हमेशा की तरह वो इस पल भी हैंडसम लग रहा था। क्या हुआ? आप पानी क्यों नहीं पी रही? और इतनी रात को आप इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हैं? अब की बार वो संजीदगी से बोल रहा था। मैं मुनाहिल को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। इसका यही सोचकर दिल बंद हो रहा था कि अगर अरहम ने इसे पहचान लिया तो क्या होगा। क्या वो मैं? फिर एकदम इसकी नजर मुनाहिल के ब्रेसलेट पर पड़ी। वो वही था जो मुनाहिल की बर्थडे पर नूर इसके साथ लेकर आई थी, और वैसा ही इसने रिजा के लिए लिया था। एक बार इसकी नजर के पास से कोई चीज गुजर जाए तो वो इसे कभी नहीं भूल सकता था, और ये तो फिर इसने खुद खरीदा था। ओह, तो ये तुम हो? पिछले 4 घंटे से तुम्हें मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ। अब की बार वो गंभीर आवाज में बोला। कुछ देर पहले वाला इसका मोहब्बत वाला अंदाज गायब हो चुका था। इसकी बात पर तो मुनाहिल को अपनी धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। मैं भी कहूँ, इस वक्त कोई शरीफ लड़की तो अपने घर से नहीं निकलती, ये परवाह किए बिना कि मुनाहिल को इसके अल्फाज किस कदर तकलीफ देंगे। गाड़ी स्टार्ट करते हुए तंजिया बोला। मुनाहिल की आंखें इसकी बात पर भर आईं, लेकिन इसमें गलत भी क्या था? वो सच तो कह रहा था। हयावरी लड़की तो कभी रात के अंधेरे में अपने महरम के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखती। वो कहाँ है? अरहम ने संजीदगी से पूछा। इसके सवाल पर मुनाहिल चौंकी। इस सवाल का क्या जवाब देती? इसे खुद नहीं पता था कि वो इसे छोड़कर कहाँ चला गया। भाग गया वो। अब सवाल पर सवाल कर रहा था, बिना इसकी बात की परवाह किए कि वो इसके सवाल पर मुनाहिल को कोई जवाब देगी भी कि नहीं। मुनाहिल ने फौरन सर झुका लिया। शायद वो इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। वैसे मुझे तो लगा था वक्त बहुत बदल गया है। अब लड़कियां समझदार हो गई हैं, किसी की बातों में नहीं आती। फिर एक पल के लिए इसका चेहरा देखकर तंजिया मुस्कुराया।
लेकिन मैं गलत था, अभी भी तुम जैसी पागल और बेवकूफ लड़कियां मौजूद हैं। और अपनी ही बात पर एकदम कहकहा लगाकर हंसा और मुनाहिल का दिल चाहा जमीन फटे और इसमें गड़ जाए। आप मुझे यही उतार दें, मुनाहिल बस यही कह सकी। क्यों अब किसी और को ढूंढना है? वैसे मुनाहिल, मैं तो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था, लेकिन आज मुझे अपने सारे अंदाजे गलत होने पर बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन अब तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ूंगा। तुम्हारे पीछे अपनी ड्यूटी छोड़कर तुम्हें मारा मारा ढूंढ रहा हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हें यही उतार दूं। अरहम के अंदाज में तल्खी आवाजें आती है, मुझे घर नहीं जाना प्लीज। मैं किस मुंह से सबके सामने जाऊंगी? मुनाहिल अब इसके सामने रो दी थी। ये बात घर से भागने से पहले सोचनी थी मैडम। तुम जैसी लड़कियां अच्छी लड़कियों को भी बुरा बना देती हैं। जरा शर्म नहीं आई ये कदम उठाते हुए? अगर मेरी बहन ऐसी हरकत करती तो एक पल ना लगता उसे गोली मारने में। अरहम एक एक लफ्ज चबा चबा कर कह रहा था और मुनाहिल के सब अल्फाज हलक में टूट कर रह गए। कहती भी तो क्या, कुछ भी तो नहीं था इसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए। जहांगीर, कहाँ जा रहे हो? दानियाल साहब ने इनको आगे बढ़कर रोका, जो बाहर की तरफ जा रहे थे। बस 11 बोर बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो फजर होने वाली है, अगर वो घर ना आई तो सुबह मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा। जहांगीर तड़प कर बोले, चलो हम दोनों एक साथ चलते हैं। दानियाल साहब ने इनके कंधे पर हाथ रख कर कहा। जहांगीर ने इस बात में सर हिलाया और दोनों एक साथ बाहर की तरफ बढ़े। अभी जहांगीर साहब ने दरवाजा खोला ही था कि सामने अरहम खड़ा नजर आया। जहांगीर में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अरहम से मुनाहिल के बारे में पूछ सके। अरहम बेटा, कुछ पता चला मुनाहिल का? दानियाल साहब ने पूछा। जी अब्बू, कहते हुए मुनाहिल का हाथ पकड़कर इसे अपने सामने किया, जो इसके पीछे छुप रही थी। मुनाहिल को एकदम देखकर तो जहांगीर साहब तैश में आ गए और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। बेशरम बेहया लड़की, आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, कहते हुए इसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले गए। अरहम, चलो मेरे साथ, ऐसा ना हो कि वो इसको जान से मार दें। दानियाल साहब ने फिक्रमंदी से कहा। अच्छी बात है अब्बू, ऐसी बेटियों को तुम मार ही देना चाहिए जो माँ बाप की इज्जत को ऐसे रौंद कर चली जाएं। अरहम कंधे उचकाकर बोला, फजूल बातें मत करो और चलो मेरे साथ, कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए और अरहम नागवारी से इनके पीछे हो लिया। छोड़ो इसे, पागल हो गए हो, मर जाएगी वो। दानियाल साहब ने मुनाहिल के गले को जहांगीर से छुड़वाया, जो इसको मारने के दर पे थे। तुम बीच में मत पड़ो दानियाल, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी सारी जिंदगी की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी। कितनी मोहब्बत दी मैंने इसे, इसने जो कहा मैंने वो किया, पर इसने क्या सिला दिया मेरी मोहब्बत का? बेटियां तो फख्र होती हैं, अपने बाप का मान होती हैं। इनकी वजह से ही बाप सर उठाकर चलते हैं और इनकी वजह से इनका सर शर्म से झुक जाता है। तुम मुझे बताओ दानियाल, अब कौन करेगा इससे शादी? कौन इसको अपनाएगा? क्या सारी जिंदगी इसके लिए मुझे लोगों से छुपना पड़ेगा? आज इसने मुझे मार दिया है दानियाल, मार दिया है मुझे इसने। बोलते हुए वो जमीन पर बैठ गए थे, जैसे अब वो दोबारा उठ ही नहीं सकेंगे। मुनाहिल सोफे पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। जहांगीर, अभी इसकी उम्र ही क्या है? इस उम्र में लड़कियां बहक जाती हैं। जो भी इनसे मोहब्बत से बात करता है इन पर यकीन कर बैठती हैं, ये जाने बगैर कि वो सिर्फ दिल बहला रहा है, अपना भी और इनका भी। लेकिन मसला ये है कि ये बात बेटियों को बहुत देर से समझ आती है। दानियाल साहब इसको समझाते हुए बोले, पूछो अपनी बेटी से, कहीं इसने निकाह तो नहीं कर लिया इसके साथ? और बताएं कौन था वो? जहांगीर साहब धाड़े। जी मैं पूछती हूँ, फरहद ने डरते डरते जवाब दिया। अरहम बस खामोश खड़ा तमाशा देख रहा था। मुनाहिल बेटा बताओ, तुमने इससे निकाह तो नहीं किया? फरहद बेगम को ये खौफ भी था कि कहीं मुनाहिल हाँ ही ना कर दे। इनके सवाल पर मुनाहिल ने नफी में सर हिलाया, जिस पर दिल में दोनों मियाँ बीवी ने खुदा का शुक्र अदा किया। अब्बू मैं बहुत थका हुआ है इसलिए घर जा रहा हूँ, अरहम कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। अरहम, दानियाल साहब ने इसे पीछे से आवाज दी। जी अब्बू। इनकी आवाज पर वो मुड़ा। बेटा अपने बाप की एक बात मानोगे? वो इसके करीब आकर बोले। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने पहले आपकी कभी कोई बात टाली है जो अब टालूंगा? अरहम अदब से बोला। बेटा दोस्त वो नहीं होता जो सिर्फ खुशी में ही साथ दे। दोस्त वो होता है जो अपने दूसरे दोस्त का भी गम समेट ले, इसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझे। वो संजीदगी से बोले। अबू आप क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। अरहम ने ना समझी से इनकी तरफ देखा। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मुनाहिल से अभी और इसी वक्त निकाह कर लो। इनकी बात पर तो अरहम को शौक लगा। अबू ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं मेरी मंगनी रिजा से हुई है और कुछ अरसे बाद हमारी शादी है। मैं इसके अलावा किसी दूसरी से शादी नहीं कर सकता और घर से भागी हुई लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। अरहम सब पाठ लहजे में बोला। देखो अरहम, अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो कोई भी इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तुम रिजा से मोहब्बत करते हो, पर बेटा मेरे लिए तुम मुनाहिल से शादी कर लो। दानियाल साहब ने इल्तिजा की। अब्बू मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। किसी को अभी इसके घर से भागने का नहीं पता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस लड़के को ढूंढ कर लाऊंगा जिसके साथ ये भागी थी, फिर इसी के साथ इसकी शादी करेंगे। अरहम ने यकीन दहानी कराई।
اس سے پہلے دانیال صاحب کچھ کہتے جہانگیر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ارحم خدا کے لیے میری بیٹی کو اپنا لو، اس سے شادی کر لو، پھر بے شک تم جس سے مرضی شادی کر لینا، اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا، ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے، بس تم ایک بار اس کو اپنے نکاح میں لے لو۔ دیکھو میری بیٹی ابھی صرف 20 سال کی ہے، نہ سمجھ ہے، تم میری نہیں تو اپنے باپ کی بات مان لو، میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ وہ ابھی بھی ارحم کے پاؤں پکڑے بیٹھے تھے۔ انکل اٹھیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارحم نے انہیں پکڑ کر فوراً کھڑا کیا۔ ارحم مان جاؤ، کر لو مناہل سے نکاح، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے امید ہے تم میری بات کو رد نہیں کرو گے، دانیال صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ابو، اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا انہوں نے ارحم کی بات کاٹی۔ ارحم، میں نے تمہاری ایسی پرورش نہیں کی کہ تم مجھے کسی بات سے انکار کر سکو۔ اور ان کی اس بات پر ارحم خاموش ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود جا کر مناہل کا گلا دبا دے۔ سب کیا دھرا اس کا تھا، پر سزا اسے کیوں مل رہی ہے؟ اور پھر ایک دم اسے رجا کا خیال آیا جو اس کے نام پر بیٹھی ہے۔ وہ اسے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ کیا سوچے گی؟ میں نے بے وفائی کی اس کے ساتھ؟ ایک دم سے سب سوال اس کے سامنے گھومنے لگے، پر شاید وہ اپنے باپ کی محبت کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب کو بلا کر دانیال صاحب نے ارحم اور مناہل کا نکاح کروا دیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی ارحم وہاں سے چلا گیا۔ دانیال صاحب نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ ارحم نے یہ نکاح صرف ان کی محبت میں کیا ہے، ورنہ وہ کسی کی چھوڑی ہوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ یہ تو پھر ایک جیتی جاگتی لڑکی تھی۔ بیٹا مناہل، اپنی ضرورت کا سامان پیک کر لو، تمہیں میرے ساتھ گھر جانا ہے۔ جب سے وہ گھر آئی تھی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ نکاح کے وقت بھی اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ مناہل نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، یا شاید اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ ان کا جواب دے سکتی۔ جی بھائی صاحب، آپ فکر مت کریں، میں ابھی اس کا سامان لے کر بھیج رہی ہوں، فرحت بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی سے مناہل کو بھیج دیں۔ ان کے جاتے ہی فرحت بیگم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیوں مناہل، تم نے ایسا کیا؟ ایک بار اپنا نہیں تو ہمارا ہی سوچ لیتی۔ میری پرورش میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی بیٹا جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ تم ایک بار تو مجھے بتاتی کہ ماما میں نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، پھر چاہے میری جان کیوں نہ چلی جاتی میں تمہاری شادی اس سے کروا کر چھوڑتی۔ پتہ ہے تمہارے بابا نے مجھے کتنا برا بھلا کہا، جنہوں نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، آج تمہاری وجہ سے وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے چلے تھے، جسے عین وقت پر بھائی دانیال نے روکا۔ آنسوؤں نے ان کے رخسار کو بھگو دیا تھا۔ ماما مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں اس کی باتوں میں آ گئی، اس نے مجھے اپنی محبت میں پاگل کر دیا تھا۔ ماما، اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور نکاح کے بعد وہ مجھ سے آپ کے پاس واپس لے آئے گا اور ہم دونوں آپ سے معافی مانگیں گے۔ ماما، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اگر میں اس کے لیے گھر سے نہ بھاگی تو وہ اپنی جان لے لے گا، پھر میں کیا کرتی؟ مناہل پھٹ پڑی تھی، ایک ماں ہی تھی جس کے سامنے وہ اپنی زبان کھول سکتی تھی۔ مناہل، تم ایک بار یہ سب کچھ مجھے تو بتاتی، ماں سمجھ کر نہیں تو دوست سمجھ کر، اگر وہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو تمہیں تمہاری عزت پر آنچ نہ آنے دیتا۔ تم خود سوچو، جو لوگ تم سے سچا پیار کرتے ہیں، کیا وہ تمہیں کہیں گے رات کے اندھیرے میں ان کے لیے گھر سے نکلو؟ نہیں نا، کیونکہ محبت کرنے والوں کو تمہاری عزت کا بھی خیال ہوتا ہے، وہ اس طرح کبھی نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں اور ہم نے تمہیں اپنا تو لیا ہے، پر وہ تمہیں خوش نہیں رکھے گا۔ مرد ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی اور کی چھوڑی ہوئی لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور تم یہ بھی جانتی ہو وہ رجا کو پسند کرتا ہے، وہ اس کی منگیتر ہے، بہت جلد ان دونوں کی شادی بھی ہونے والی ہے، لیکن اس نے اپنے باپ کی خاطر تم سے شادی کی، اور اگر تمہیں تھوڑا سا بھی ہماری عزت کا خیال ہے تو وہ جو بھی کہے چپ چاپ برداشت کرنا، اس کے آگے اپنے ہونٹ سی لینا۔ فرحت اسے محبت سے نصیحت کر رہی تھی۔ مناہل نے ایک نظر اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جو ایک رات میں ہی مرجھا گیا تھا۔ بابا کہاں ہے؟ مناہل بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، جو وہ کل رات حائم کے ساتھ بھاگنے پر اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتے، لیکن تم فکر مت کرو، جیسے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا ہم تم سے ملنے آئیں گے، اب جاؤ، بھائی صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ فرحت بیگم نے اس کی پیشانی چوم کر محبت سے کہا، جس پر مناہل نے اس بات میں سر ہلایا اور مزید کچھ کہے بنا وہاں سے چلی گئی۔ بہت برا کیا تم نے مناہل اپنے ساتھ، لیکن پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مناہل کے جاتے ہی فرحت نے دل سے دعا دی۔ دانیال صاحب اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ گیراج میں گاڑی کھڑی کرتے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلے، پر مناہل ابھی بھی بت بنی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ گاڑی سے باہر کیوں نہیں آ رہی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے اس طرح سے ہی محبت سے بات کر رہے تھے جیسے وہ پہلے کرتے تھے۔ مناہل نے سر جھکا لیا۔
मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर मुनाहिल को ना चाहते हुए भी कुछ हौसला हुआ और खामोशी से गाड़ी से बाहर निकली। गाड़ी से निकलते ही इसकी नजर भटक कर लॉन की तरफ गई, जहां बचपन में वो और नूर खेला करते थे। इस घर में वो सिर्फ एक इंसान से डरती थी और वो था अरहम। और आज किस्मत ने इसकी बीवी बना दिया था। चलो बेटा अंदर चलो, दानियाल साहब ने इसको खोया हुआ देखकर मुखातिब किया। इनकी आवाज पर वो चौंकी और छोटे छोटे कदम उठाती इनके पीछे चलने लगी। टीवी लाउंज में दाखिल होते ही इसने नजर घुमाकर पूरे घर का जायजा लिया। नूर की खाला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो इनसे मिलने गई है। 1-2 दिन तक वो वापस आ जाएगी। सामने अरहम का रूम है, तुम अब इसके साथ ही रहोगी। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो। जो हुआ इसे भूल जाओ और आगे का सोचो। अरहम पुलिस अफसर होने की वजह से गुस्से का तेज है, पर दिल का इतना ही अच्छा है। बस जब वो गुस्से में हो तो खामोश रहना। कुछ अरसा इसे ये रिश्ता कबूल करने में मसला होगा, पर मुझे यकीन है अगर तुम इसे मोहब्बत दोगी और इसका ख्याल रखोगी तो वो जरूर इस रिश्ते को कबूल कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बेटा मैं मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि ये बात तुम भी जानती हो कि रिचा और इसकी मंगनी को 5 साल हो गए हैं। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे तुमसे निकाह। बोलते हुए वो एक पल को रुके, फिर मजीद बोले, पर मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए जल्द ही इसके दिल में जगह बना लोगी। वो पुरउम्मीद नजर अंदाज में बोले। इनकी बातों से मुनाहिल की आंखें बिन मौसम की बरसात की तरह बरस पड़ी। बुरी बात, रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना। जैसे मेरी नूर है वैसे ही तुम हो। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो, बहुत मासूम। उन्होंने मुनाहिल के सर पर शफकत से हाथ रखकर कहा, जिस पर मुनाहिल ज़ारों की तार रोने लगी। मैं नूर जैसी नहीं हूँ अंकल, वो तो बहुत अच्छी है, नेक है, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैं तो बहुत बुरी हूँ। मैंने तो मामा बाबा की इज्जत का भी नहीं सोचा और घर से भाग गई। नहीं मेरी बच्ची, तुम भी बहुत अच्छी हो। हाँ तुमने गलती की है घर से भागकर। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने तो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ी हो। आजकल लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है सब कुछ जानती हो, फिर भी किसी की बातों में आ गई। वो इस बात का क्या जवाब देती। कभी कभी मोहब्बत में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि बदले में इसे सिर्फ और सिर्फ रुसवाई ही मिलेगी और कुछ नहीं। चलो जाओ अरहम के कमरे में अपना सामान रखो और फ्रेश हो जाओ। मेरा ख्याल है वो घर नहीं आया, वरना अब तक वो मेरी आवाज सुनकर बाहर आ जाता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर में मुलाजिम है, कोई चीज चाहिए हो तो इनसे कह देना। और हाँ अगर अरहम आए तो बात करने की कोशिश करना इससे। और आइंदा मुझे अंकल नहीं अब्बू कहना, जैसे अरहम और नूर कहते हैं। मुनाहिल ने इस बात में सर हिलाया और अरहम के कमरे की तरफ बढ़ गई। मुनाहिल इसके रूम में दाखिल हुई तो एक पल के लिए रुकी। दीवारों पर हर तरफ अरहम की तस्वीर आवेजा थी। हर चीज नहायत ही सलीके से रखी गई थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो कितना सफाई पसंद है। काश हाइम तुम मेरे साथ ऐसा ना करते तो आज मैं अरहम के बजाय तुम्हारी बीवी होती और मेरी वजह से अरहम की जिंदगी बर्बाद ना होती। मुनाहिल अपने ख्यालों में गुम थी जब इसे दरवाजा खोलने की आवाज आई। मुनाहिल ने मुड़कर देखा तो अरहम रूम में आ रहा था। मुनाहिल को अपने रूम में देखकर तो वो आग बगोला हो गया। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? अरहम को गुस्से में देखकर मुनाहिल 2 कदम पीछे हुई। बोलो, जवाब दो, किसने कहा था मेरे रूम में आने के लिए? अरहम धाड़ा। अब्बू ने, वो मुश्किल ही बोल पाई थी। ओ मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, तुम्हारे किए की सजा वो मुझे क्यों दे रहे हैं? घर से तुम भागी और मुसल्लत तुम मुझ पर कर दी गई। मेरा बस चले तो अभी और इसी वक्त तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने बाप की बहुत इज्जत करता हूँ और इनकी हर बात मानना मेरी अव्वलीन तरजीह है। खैर तुम्हें इन बातों का क्या पता, तुम्हें क्या पता इज्जत किसे कहते हैं? अरहम इसकी तरफ देखकर बोला, जो अब इससे नजरें चुराए खड़ी थी। अरहम एकदम से इसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। निकलो मेरे रूम से, तुमसे निकाह कर लिया यही काफी है। अब्बू तुम्हें तुम्हारे घर तो ले आए हैं, पर मैं तुम्हें अपने रूम में नहीं रखूंगा। और एक बात, जब मैं घर में मौजूद हूं तो तुम मेरे सामने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे बावर करवाते हुए रूम से निकाल दिया और जोर से दरवाजा बंद किया। मुनाहिल बेबसी से बंद दरवाजे को देखकर रोने लगी। रात हो गई थी, वो कब से घर से गया मुनाहिल को कुछ पता नहीं चला। वो खामोश एक कोने में बैठी बस हाइम को याद कर रही थी। किस कदर वो इस इंसान पर भरोसा कर बैठी थी, कैसे वो इसकी बातों में आ गई। और अब अरहम का इसके साथ ये रवैया, कैसे वो अपनी जिंदगी इसके साथ गुजारेगी। इसके पास तो किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। टीवी लाउंज में कदमों की आहट सुनकर मुनाहिल फौरन चौंकी। यहाँ क्यों बैठी हो? दानियाल साहब ने इसे फर्श पर बैठे देखकर पूछा। वो असल में घर में कोई नहीं था तो डर लग रहा था। मुनाहिल हिचकिचाते हुए बोली। ओहो, तो मुलाजमा से कहना था कि वो रुक जाए। वैसे तो मैं जल्दी आ जाता हूँ, आज कुछ लेट हो गया। तुम बताओ, खाना खाया? दानियाल साहब अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए इससे पूछने लगे। मेरा दिल नहीं कर रहा था। मुनाहिल छोटे छोटे कदम उठाती इनके पीछे चल रही थी और साथ साथ इनकी बात का जवाब दे रही थी। क्यों भाई, क्यों भूख नहीं है? और वो अरहम घर आया था?
उन्होंने सवालिया नजरों से इसे देखा। अपने कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए, साथ ही मुनाहिल भी इनके कमरे में आई। जी वो आए थे, मुनाहिल ने मुख्तसिर जवाब दिया। तुम्हारे कमरे में मौजूद होने पर इसने कुछ कहा तो नहीं? उन्होंने बेड पर बैठते हुए संजीदगी से पूछा। जी नहीं, अब वो क्या बताती कि अरहम ने तो इसे कमरे से ही बाहर निकाल दिया, पर वो इन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। चलो ये तो अच्छी बात है, अब वो जब रात को आएगा तो इसके लिए खुद खाना लगाना इसे अच्छा लगेगा, और हाँ, इसके साथ खुद भी कुछ खा लेना। लेकिन आप, आज मेरी एक जगह दावत थी, इसलिए मैं तो खाना खा कर आया हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुनाहिल बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी जब दानियाल साहब ने इसे आवाज दी। मुनाहिल, इनकी आवाज पर वो मुड़ी। जी, जब तक नूर नहीं है तुम इसके कमरे में रहो, फिर इसके बाद मैं अरहम से बात करूंगा। इनकी बात पर वो हैरानगी से इन्हें देखने लगी। इसके साथ ऐसे देखने पर वो मुस्कुरा दिए। मैंने कहा था ना, तुम बहुत मासूम हो, ठीक से झूठ भी नहीं बोलना आता। तुम जिस तरह बाहर एक कोने में बैठी थी, इससे साफ जाहिर था कि अरहम ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया है। इनकी बात पर मुनाहिल ने सर झुका लिया। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर यकीन रखो, उन्होंने हौसला देते हुए कहा। जिस पर मुनाहिल ने इस्बात में सर हिलाया और कमरे से चली गई। पिछले 1 घंटे से वो इसका इंतजार कर रही थी, जो आते ही अपने रूम में बंद होकर रह गया था। खुद को हिम्मत दिलाते हुए वो नूर के रूम से बाहर निकली तो इसकी नजर अरहम के कमरे पर पड़ी, जिसमें वो अब मौजूद नहीं था। मुनाहिल को किचन में बर्तनों की आवाज आई, जिसका साफ मतलब था कि वो किचन में गया है। मुनाहिल खुद को नॉर्मल करती किचन की तरफ बढ़ी। इसे बस दानियाल साहब की कही बात माननी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किचन में दाखिल हुई तो सामने अरहम को देखकर वो एक पल के लिए रुकी, जो अपने लिए खाना निकाल रहा था। आप क्यों किचन में आए? मैं आपके लिए खाना लगाने आ रही थी, मुनाहिल हिचकिचाते हुए बोली। किसने कहा है कि मेरे किचन में कदम रखो? क्यों मेरा किचन नापाक करना है? वो दहाड़ा। इसको एकदम इतना गुस्से में देखकर मुनाहिल दीवार से जा लगी। वो मैं इसके अल्फाज हलक में ही अटक गए। एक लफ्ज नहीं, मेरे सामने अपनी जुबान बंद रखना। तुम जैसी घटिया और बदकिरदार लड़की को अपने घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, यही काफी है। अरहम सुलगते हुए अंदाज में बोला। अरहम, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। प्लीज आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मुनाहिल के आंसू इसके रुखसार को भिगो रहे थे। अरहम, इसकी बात पर अरहम ने मुनाहिल को दोनों बाजुओं से पकड़कर खुद से करीब किया। गलती तो मुझसे हुई है मुनाहिल साहिबा, जो मैंने तुमसे निकाह कर लिया। याद रखना, तुम जैसी लड़की को मैं अपनी बीवी कभी तस्लीम नहीं करूंगा। कहते हुए इसे एक झटके से खुद से दूर किया और किचन से चला गया। इसके एकदम छोड़ने पर वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिरी। अगली सुबह दानियाल साहब नाश्ते के टेबल पर विराजमान थे। उन्होंने मुनाहिल को भी अपने साथ ही नाश्ता करने का कहा था। वो इनके साथ बैठी जबरदस्ती खाने की कोशिश कर रही थी। इनके जाने के बाद मुनाहिल मुलाजमा के साथ मिलकर टेबल से नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। बीबी जी, आप रहने दे, मैं कर लूंगी। रानी मुनाहिल को अपने साथ चीजें समेटते देखकर बोली। कोई बात नहीं रानी। वो अरहम चले गए? मुनाहिल ट्रे इसके हाथ में थमाते हुए बोली। नहीं बीबी जी, शायद आज इनकी छुट्टी है, आज तो वो लेट ही उठेंगे, वो इतला देते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। अच्छा, मुनाहिल बस यही कह सकी। वैसे आपसे एक बात पूछूं? किचन में चीजें रखकर वापस आते ही रानी इससे मुखातिब हुई। जी पूछें। आपकी शादी अरहम साहब से कैसे हो गई? इनकी तो मंगनी रिजा बीबी से हुई है, और मैंने सुना है कि बड़े साहब ने नूर बीबी और छोटे साहब की शादी एक साथ करनी है। फिर आपसे? रानी इसे देखते हुए हैरानगी से बोली। इसके सवाल पर तो जैसे मुनाहिल को करंट सा लगा। अब इसे समझ नहीं आ रही थी कि रानी के सवाल का क्या जवाब दे। इससे पहले वो कुछ बोलती, इसके पीछे से आता अरहम फौरन बोला। घर की मुलाजमा हो तुम, जो तुम्हारा काम है वही करो तो बेहतर है। हमारे घर के मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है, वरना तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं किसी का लिहाज नहीं करता। अब जाओ यहाँ से और नाश्ता बनाओ मेरे लिए। माफ कर दें छोटे साहब, आइंदा नहीं होगा। कहते हुए रानी किचन की तरफ भागी। इसके जाते ही अरहम मुनाहिल की तरफ मतवज्जा हुआ। रिजा आ रही है और मैं चाहता हूँ तुम इसके लिए खुद चाय बना कर लाओ। इसे बिना देखे अरहम दबे दबे गुस्से में बोल रहा था। जी, मुनाहिल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। और एक मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इसके सामने अपनी जुबान खोलने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? अरहम सुलगते हुए लहजे में बोला। जी समझ गई। मुनाहिल की आवाज इस कदर आहिस्ता थी कि अरहम मुश्किल ही सुन पाया था। मुनाहिल चाय लेकर टीवी लाउंज में दाखिल हुई तो इसकी नजर इन दोनों पर पड़ी, जहां अरहम और रिजा एक ही सोफे पर बैठे एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जैसे इनके अलावा इस घर में कोई और मौजूद ही ना हो। वो छोटे छोटे कदम उठाती इनके करीब आई और खामोशी से टेबल पर चाय की ट्रे रखी। मुनाहिल को देखकर रिजा यकदम चौंकी। अरहम, ये कौन है? आम से सूट में सर पर दुपट्टा लिए वो रिजा को बहुत प्यारी लगी थी। यार तुम्हें पता है ना, नूर खाला के घर गई है और खान सामा हमारी बुढ़ी हो गई हैं।
अब इनसे अकेले किचन नहीं संभाला जाता तो मैंने सोचा कुछ दिन के लिए नई मुलाजमा ही रख लूं। लापरवाही से जवाब देते हुए वो अपने फोन पर उंगलियां चलाने लगा और मुनाहिल खुद को मुलाजमा का खिताब मिलने पर बेबसी से देखने लगी। लेकिन वो क्या करती, उसे कुछ भी कहने का हक रखता है। बीवी ना सही, वो अब इसे घर की मुलाजमा तो इसको समझता था। अपने ख्यालों में वो गुम रिजा को चाय पकड़ाने लगी, जो बेध्यानी में रिजा के ऊपर गिर गई, जिस पर रिजा एकदम से उठ खड़ी हुई। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। खौफ से मुनाहिल की आवाज बमुश्किल ही निकली थी। इससे पहले रिजा कुछ कहती है, हमने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। अंधी हुई हो, नजर नहीं आता? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अरहम धाड़ने वाले अंदाज में बोला। मैं वो मुनाहिल को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। क्या हो गया है अरहम? ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? छोड़ो इसे। रिजा ने फौरन मुनाहिल का बाजू इसके हाथ से छुड़वाया जो इसने सख्ती से पकड़ा हुआ था। इसने तुम पर चाय गिरा दी और तुम कह रही हो छोड़ो इसे? अरहम की आवाज में अभी भी सख्ती वाजिया थी। हाँ, मैं कह रही हूँ, वैसे भी इसमें इसका क्या कसूर नहीं था। कितनी मासूम है वो, और तुमने इसके रुखसार पर। रिजा ने मुनाहिल की हालत देखकर बात अधूरी छोड़ दी, जो एक कोने से लगी काम रही थी। इसके मासूम कहने पर अरहम के होंठों पर तंज की मुस्कुराहट रेंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, और जब तक मैं और रिजा यहाँ बैठे हैं तुम नजर मत आना। अरहम इसे देखते हुए हलक के बल चिल्लाया, और मुनाहिल इसकी आवाज पर सहम कर अंदर की तरफ भागी। अरहम, तुम्हें मुजरिम और घर में मौजूद मुलाजिम में फर्क रखना चाहिए। बिना सोचे समझे तुमने इसके मुंह पर कितनी जोर से थप्पड़ दे मारा। रिजा को अरहम के रवैये पर बहुत दुख हुआ था। छोड़ो, इसकी हिमायत करना, तुम नहीं जानती ऐसी लड़कियों को। अरहम वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोला। अब की बार इसका अंदाज नरम था, या शायद मुनाहिल को ऐसे मारकर इसके दिल को ठंडक पहुंची थी। जो भी है, तुम आइंदा किसी भी मुलाजिम के साथ ऐसा सलूक नहीं करोगे। अच्छा ठीक है मेरी जान, नहीं करूंगा। अरहम इसे देखते हुए मोहब्बत से बोला। गुड, रिजा चहक कर बोली। अच्छा तुम ऐसा करो, नूर के रूम में जाकर इसका कोई भी अच्छा सा ड्रेस निकाल कर चेंज कर लो। अरहम ने बात बदली। अच्छा ठीक है कहते हुए उठ खड़ी हुई। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।